Hi, so today is 25th of February 2020. Let us have a quick discussion on today's newspaper, The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. पहला, फर्स्ट इज अबाउट डोनाल्ड ट्रंप विजिट टू इंडिया. सेकेंड इज अबाउट बैक टू स्कूल, ये जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है. थर्ड इज अबाउट सेंट्रल विस्टा रिवैम्प. देन फोर्थ इज वाटर वूज ग्रिप लातुर. लातुर कहाँ है? मराठावाड़ महाराष्ट्र में है. ये एक रेन शेडो जोन है. देन फिफ्थ इज अबाउट ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्लानिंग बैरिकेड अराउंड famed stone chariot at Hampi. Hampi is in Karnataka. Sixth is about Mahadahi project. And then seventh है income scheme to cover fewer farmers. We'll get to know about Kisan Samman Nidhi. एट्थ है टेस्टिंग मेथड्स कोविड-19 के बारे में. नाइन्थ इज अबाउट एग्जीबिशन टैगोर्स वॉइस रिकॉर्डिंग. विल गेट टू नो अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर जी. देन टेंथ इज अबाउट डुअल सिटीजनशिप. इलेवेंथ है चैलेंजर्स चैलेंज. ट्वेल्थ है डेटा लोकलाइजेशन. दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, एडिटोरियल सेक्शन. देन 13th is about keywords for the judiciary. Then 14th is about US strategy only meant to isolate China. This is about the Indo-Pacific policy of United States of America. 15th है guns, gas and technology. ये इंडिया US डील के बारे में है. 16th is about ताजमहल and 17th is about Indo-USA defense deals. 18th है energy to dominate India-USA relations and 19th है Mahathir, Malaysia's prime minister resigns. 20 is about COVID-19 scares, ड्रैग्स इक्विटीज. स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी सेंटिमेंट्स लो चल रहे हैं वहाँ पे. देन 21 इज अबाउट बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी रिमेन फ्रेजाइल. ये शक्तिकांत दास साहब का एक स्टेटमेंट है. इंडिया में फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी से हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं इन नो टाइम. 23rd इज अबाउट फेडरेशन कप, फेड कप. ये इक्विवेलेंट होता है विमेन के लिए, जैसे मेन का डेविस कप है वैसे विमेन का फेड कप होता है इन टेनिस. सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर द हिंदू, 25th of February 2020. Look at this first news item. Donald Trump call Modi a true friend, lavishes praise on Prime Minister. See, ये जो है ना डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी विजिट है, इन्होंने कुछ अच्छी बातें यहाँ पे कही हैं. लाइक डे वन में इनका फर्स्ट ऑफ ऑल इनको वेलकम किया मोटेरा स्टेडियम में. देन ही वेंट टू साबरमती आश्रम और उसके बाद ही वेंट टू ताजमहल. और डे टू में ही मेट विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देन टू हैदराबाद हाउस एंड had certain deals and meetings. और आज 10 बजे he will deport. He said that story of Indian nation is a tale of astounding progress, a miracle of democracy, extraordinary diversity, and above all, you noble people. So this is a very good line. डे वन की विजिट में रोड शो था, नमस्ते ट्रंप इवेंट था, साबरमती आश्रम एंड ताजमहल विजिट. देन डे टू की विजिट में है प्रेसिडेंट हाउस में इनका सेरेमोनियल वेलकम हुआ. देन ही वेंट टू राजघाट, देन हैदराबाद हाउस, डील्स एंड मीटिंग्स एंड एट 10 PM ही वुड डिपार्ट. जो ये सेकेंड न्यूज़ है वो है बैक टू स्कूल. लुक एट दिस लवली पिक्चर. इस ब्यूटीफुल पिक्चर में ये जो बच्चे हैं श्रीनगर में, अराउंड 10 lakh स्टूडेंट्स ऑफ द वैली डॉन देयर यूनिफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन 7 months एज स्कूल रीओपन्ड आफ्टर अ 3-month लॉन्ग विंटर ब्रेक दैट कोइंसाइडेड विद मंथ्स ऑफ डिसरप्शन. जब से आर्टिकल 370 हटा था तो यहाँ पे जो सिचुएशन थी वो थोड़ी डेलिकेट सिचुएशन थी वहाँ पे. तो फॉर सिक्योरिटी मेजर्स और विंटर्स भी आ गई थी तो काफ़ी सारे स्कूल्स क्लोज हो गए थे. इससे बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा था. सो नाउ द स्कूल्स आर रीओपन. स्टूडेंट्स डोंट देयर यूनिफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन 7 months. सो दिस इज़ पेज नंबर 1. ये पेज नंबर 2 है. ये फिर से न्यूज़ है सेंट्रल विस्टा रिवैम्प के बारे में. सेंट्रल विस्टा होता क्या है? ये ना एक 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट इन लुटियंस दिल्ली. इसको हम बोलते हैं सेंट्रल विस्टा और इसका अभी गवर्नमेंट रिवैम्प करने वाली है. मतलब इस एरिया में नई ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बनेगी बाय 2022, नए ऑफिसेस बनेंगे. 2022 डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज 2022 में 75th इंडिपेंडेंस डे होगा इंडिया का. यहाँ एक 9.3 एकड़ का एक लैंड खाली पड़ा है. ये जो लैंड है ना वो रिक्रिएशनल पर्पजेस के लिए यूज़ हो रहा है. यहाँ पे थोड़े ट्रीज भी लगे हुए हैं और
वीकेंड्स में यू कैन सी पीपल आर प्लेइंग फुटबॉल ओवर देयर। सो ये जो लैंड है ना वो रिक्रिएशनल पर्पजेस के लिए है। अगर इसमें हम बिल्डिंग्स बना देंगे तो नुकसान किसका हुआ, पीपल का हुआ। सो इसीलिए यहाँ पे कुछ केसेस इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस उठाए थे और यहाँ पे अभी एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस का भी बात है। सो दिस इज़ पेज नंबर 2 और ये है पेज नंबर 3, दिस इज़ पेज नंबर 4 एंड दिस इज़ पेज नंबर 5, दिस इज़ अगेन पेज नंबर 6 और ये है पेज नंबर 7। ये पेडेस्ट्रियंस हैं, हॉकर्स क्रॉस द रेलवे ट्रैक ऑन अ स्मॉगी मॉर्निंग एट लोनावाला रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र में है ये जो दूसरी न्यूज़ है ये भी महाराष्ट्र की है। दिस इज़ अबाउट मराठावाड़ रीजन। ये जो मराठावाड़ रीजन है ना ये पार्च्ड है, यहाँ पे वाटर का बहुत स्कार्सिटी रहता है। ये रेन शेडो जोन है। रेन शेडो जोन्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल ये बे ऑफ बंगाल है, राइट, ये इंडिया है, ये है अपना बे ऑफ बंगाल और ये है अपना अरेबियन सी, राइट। अब अरेबियन सी से जब मानसून की अरेबियन सी वाली ब्रांच आती है तो यहाँ पे आ जाता है वेस्टर्न घाट, तो सारा पानी जो होता है वो इसी साइड गिर जाता है, लीवर्ड साइड, और यहाँ जो होता है रेन शेडो जोन वहाँ पे पानी पहुँच नहीं पाता है। सो दिस इज़ मराठावाड़ रीजन इज़ रेन शेडो रीजन। ये रेन क्लाउड्स आ रहे हैं, ये रेन क्लाउड सारा वाटर यहीं पे ड्रेन कर देंगे और ये जो एरिया होगा ना ये रेन शेडो जोन हो जाएगा, ड्राई रहेगा, नो रेन्स होगी वेस्टर्न घाट के टुवर्ड्स ईस्ट। लातूर भी यहीं पे आता है। यहाँ पे एक रिवर मंजिरा है बट ये पेरेनियल रिवर नहीं है, तो यहाँ अक्सर पानी का प्रॉब्लम होता है अगर रेनफॉल सफिशिएंट नहीं हुआ तो। सेकेंड, इनडिस्क्रिमिनेट यूजेज ऑफ ग्राउंड वाटर यहाँ पे हुआ है। 90s में अर्थक्वेक आया था लातूर में और उसके बाद रैपिड रीग्रोथ हुआ, बहुत सारे नए बिल्डिंग्स बने, देन बहुत सारे ट्रीज भी कट गए, वहाँ पे एनवायरमेंटल लॉसेस हुआ। तो इससे ये जो प्रॉब्लम है ना ये काफ़ी एग्रेवेट हो गई है। ये इस साल की बात नहीं है, हर साल लातूर में प्रॉब्लम्स आ जाती है, वाटर स्कार्सिटी होती है। एक जलदूत करके ट्रेन है, ये वाटर वैगन ट्रेन है जो हम अक्सर यहाँ पे सप्लाई करते हैं। जलदूत ट्रेन 5 लाख रेसिडेंट को वाटर सप्लाई के लिए करते हैं। पार्च्ड का मीनिंग होता है ड्राई। सो दिस इज़ पेज नंबर 7। ये पेज नंबर 8 है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्लानिंग बैरिकेड, बैरिकेड मतलब ऐसे चारों तरफ एक बैरिकेड लगा देंगे इस चैरियट के हम्पी में। चैरियट मतलब रथ, हम्पी में है। हम्पी कहाँ पर है, कर्नाटका में है। एएसआई ने क्या बोला कि जो टूरिस्ट भी हम जाते हैं ना यहाँ पे तो हमें सिविक सेंस नहीं होता है। हम अक्सर इन जो मॉन्यूमेंट्स हैं दे आर सो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड और इनको हम डैमेज कर देते हैं। अक्सर कुछ लोग उस पर नाम लिख देते हैं या फिर दे ट्राई टू टच और दे बिहेवियर इज़ नॉट राइट, तो इससे जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना वो डैमेज होते हैं। तो एएसआई इज सेइंग कि हम इसके आसपास ऐसे करके एक बैरिकेड लगा देंगे। यहाँ पे विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ये स्टोन चैरियट है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हम्पी कर्नाटका में। विजयनगर एम्पायर जो था ना 14th सेंचुरी में, हम्पी उस टाइम पे बहुत प्रॉस्परस सिटी रहा है। ये तुंगभद्रा रिवर के साइड में है। टूरिस्ट का बिहेवियर डिसरेस्पेक्टफुल होता है। वी नीड टू अवेयर, हमें एक सिविक सेंस और अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है अमंग द पब्लिक। मॉन्यूमेंट्स होते हैं ये टेस्टिमनी होते हैं कल्चर एंड हेरिटेज का। देन अगेन दिस इज़ अबाउट महादई प्रोजेक्ट, कॉस्ट जूम्स अप 1674%। ये जो महादई रिवर है ना ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में न्यूज़ में है। इंटर स्टेट है बिटवीन कर्नाटका एंड गोवा। कर्नाटका में इस रिवर का नाम होता है महादई, ये टुवर्ड्स वेस्ट बहती है, मतलब अरेबियन सी की तरफ बहती है। तो कर्नाटका से जाती है ये गोवा में और वहाँ इसका नाम हो जाता है मांडोवी। अब कर्नाटका क्या बोलता है, इस महादई का रिवर वाटर में हम एक डैम बनाते हैं, कालसा बंडूरी नाला प्रोजेक्ट, और उससे इसका जो वाटर है वो सप्लाई कर देंगे मलप्रभा रिवर से जो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। तो इससे इन दोनों रिवर्स में पानी सफिशिएंट हो जाएगा। गोवा इसका ऑब्जेक्शन उठाता है। गोवा बोलता है कि ये जो मांडोवी रिवर है दैट इज़ उनकी लाइफलाइन है, इससे वहाँ का जो सैलिनिटी है वो दूर होता है बिकॉज ये फ्रेश वाटर लेके आती है क्रीक्स में। सो गोवा इसका अपोज कर रहा है। अब ये कालसा बंडूरी नाला प्रोजेक्ट है ना ये बहुत टाइम से डिस्प्यूट में है। सी ये कब स्टार्ट हुआ था, 2000 में स्टार्ट हुआ था ये, और देन सिंस 2000 ये डिले होता जा रहा है और इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है 1674% इंक्रीज हो गई है। ये जो प्रॉब्लम है ना दैट इज कॉट बिटवीन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। यहाँ फॉरेस्ट क्लियरेंसेस की ज़रूरत होती है अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट बना रहे हो, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी। वाई? बिकॉज इस प्रोजेक्ट को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, तो इसमें इनको रिलैक्सेशन मिल गया। EIA जो होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA में क्या होते हैं कि आप जो भी कैपिटल प्रोजेक्ट बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो यू हैव टू
मेजर कि आपके प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट का कितना डैमेज हो रहा है। सो उसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। वो इसमें रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज इसको ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के रूप में इन्होंने प्रेजेंट किया था। कालसा रिजर्वॉयर है ना, इसमें फॉरेस्ट एरिया क्लियरेंस चाहिए होगा और वो पेंडिंग हो रहा है, दैट इज़ पेंडिंग। MOEFCC से उसका क्लियरेंस नहीं मिल रहा है और इसलिए ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एंड क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट एरिया, और इसका कॉस्ट एस्केलेट होता जा रहा है। अक्सर इंडिया में जितने भी बिग टिकट प्रोजेक्ट्स होते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो इसीलिए डिले हो जाते हैं और उनकी कॉस्ट एस्केलेट हो जाती है। जो रोड बननी चाहिए 100 रुपये में, वो 10 साल बाद बनेगी तो उसकी प्राइस हो जाएगी 1 लाख रुपये। ऐसे करके हमारा लॉसेस होते हैं फिर। सो दिस इज पेज नंबर 8। ये पेज नंबर 9 है। दिस इज अबाउट इनकम स्कीम टू कवर फ्यूवर फार्मर्स। ये इनकम स्कीम कौन सी थी? इसका नाम था किसान सम्मान निधि। इसमें हमने अराउंड 14 करोड़ बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई किए थे, बट अब हम देख रहे हैं कि ये जो है ना फिगर, ये सैचुरेटेड फिगर है, ये थोड़ा कम आएगा। ये अराउंड 12 करोड़ से 10 करोड़ पे सेटल हो जाएंगे, इतने बेनिफिशियरीज होंगे। ये जो बेनिफिशियरीज होंगे ना, इनको सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब 100% फंडेड बाय सेंटर इनको देगी 6,000 रुपये। ये 11/1/2018 से ये स्टार्ट हुई थी। दिस इज़ नॉट 2008, दिस इज़ 2018 से स्टार्ट हुई थी और इसमें 2000 हर 4 महीने में ऐसे करके फार्मर्स की फैमिली को मिलेंगे 6,000 रुपये इन टोटल। और ये जो फैमिली होती है इसमें हस्बैंड वाइफ और माइनर चिल्ड्रन इंक्लूडेड है। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा कि किसको पैसे देने हैं? तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी होगा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, और इसके जो फंड्स हैं वो सीधा उनके बैंक अकाउंट्स में जाएंगे। तो यहाँ पे ये न्यूज़ है कि जो किसान सम्मान निधि है ना, उसके जो बेनिफिशियरीज है वो अराउंड 12 करोड़ आ रहे हैं, विच इज़ लेस देन 14 करोड़ इनिशियली, और फर्दर ये रिड्यूस होके सैचुरेशन लेवल 10 करोड़ पे सेटल हो जाना चाहिए। द होल पर्पज इज़ कि फार्मर्स को कुछ एडिशनल इनकम मिल जाए, ताकि जो हमारे यहाँ फार्मर्स डिस्ट्रेस होता है, फार्मर्स सुसाइड्स होते हैं, उसको हम थोड़ा हेल्प करें। MG नरेगा भी एक ऐसी ही स्कीम है सोशल वेलफेयर के लिए। Then this is Wuhan researchers call for expansive approach to testing SARS-CoV-2। कोविड-19 डिसीज़ का नाम है और SARS-CoV-2 उस वायरस का नाम है। यहाँ पे प्रॉपर पेपर पब्लिश हुआ है, इसमें लिखा है इमर्जिंग माइक्रोब्स एंड इन्फेक्शन। सो दे हैव सेड कि अभी तक हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे थे वो थी ओरल स्वैब टेक्निक, और वो सफिशिएंट नहीं है। इनिशियली ओरल स्वैब टेक्निक से ही हमने आइडेंटिफाई किया था कि किस पेशेंट को कोविड-19 है और किसको नहीं है। तो जो अंडर स्कैनर आते थे ना, उनमें अगर ओरल स्वैब से वो नेगेटिव आया तो उनको हम रिलीज़ कर देते थे। बट अब ये पता चला है कि दिस टेक्निक इज़ नॉट फुल प्रूफ। पेशेंट का जो टेस्ट होता है ना वो नेगेटिव आ रहा है और उसको लेट गो कर दिया, बट इट इज़ पॉसिबल कि वो फिर भी इन्फेक्टेड है कोविड-19 से। सो बिकॉज दिस ओरल स्वैब टेक्निक इज़ नॉट फुल प्रूफ। इसकी 2 और टेक्निक है, एक तो ओरल स्वैब है, एक एनल स्वैब है, और एक सेरोलॉजी टेस्ट है ब्लड का। तो अब ये बोल रहे हैं कि ये तीनों टेक्निक करना ज़रूरी है, तभी हम किसी पेशेंट को कोविड-19 फ्री डिक्लेयर कर सकते हैं। दिस इज़ अबाउट एग्जीबिशन शो केसेज टैगोर्स वॉइस रिकॉर्डिंग। रविंद्रनाथ टैगोर, ये बहुत बड़े नाम है इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी में। इनको सॉब्रिक्वे था, मतलब निकनेम मिला था गुरुदेव का। इन्होंने एक बुक लिखा है गीतांजलि, इसमें कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। 1930 में ही वॉन नोबल प्राइज। जनगणमन अमर सोनार बांग्ला, ये दोनों नेशनल एंथम है। जनगणमन इंडिया का है, सोनार बांग्ला बांग्लादेश का है, और ये दोनों ही नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने लिखे हैं। इनका एक स्कूल का कॉन्सेप्ट था शांति निकेतन। इसमें एक नेचर में, वाइल्ड लाइफ में को करिकुलम एक्टिविटीज़ करते हुए एजुकेशन का इन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला था। इनके कुछ ग्रामोफोन्स हैं, डिस्क अभी मिले हैं, रेंडरिंग पोएम्स एंड सॉन्ग्स बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी। सो दिस इज एग्जीबिशन शोकेसेस टैगोर्स वॉइस रिकॉर्डिंग। सो दिस इज पेज नंबर 9। ये है एडिटोरियल सेक्शन। जो पहला एडिटोरियल है, दिस इज अबाउट डुअल सिटीजनशिप। सी, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होती है। आपको इंडियन सिटीजनशिप मिली है, अगर आप उस सिटीजनशिप के रहते हुए किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लोगे तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती है। यहाँ जो बात है वो है तमिल रिफ्यूजीज़ का। श्रीलंका में जब सिविल वॉर हुआ था और उसके बाद बहुत सारे जो रिफ्यूजीज़ थे वो इंडिया में आ गए थे। नाउ ऐसा कुछ प्रोविज़न की अभी एक आइडिया आ रहा है कि वाई नॉट वी गिव देम डिमांड डुअल सिटीजनशिप, मतलब श्रीलंका की भी रहेगी और इंडिया की भी रहेगी। तो कुछ लोग इसका अपोज भी कर रहे हैं कि दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल आइडिया। इंडिया में जो भी डुअल सिटीजनशिप का क्लोजेस्ट कॉन्सेप्ट जो आया था ना, वो क्लोजेस्ट थिंग थी OCI, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये वो इंडियंस हैं जिनका
रूट्स इंडिया में हैं और वो बाहर किसी देश में बस गए हैं, तो उनको हमने लिमिटेड फॉर्म ऑफ सिटीजनशिप दिया था ओसीआई में। इसके अलावा हमने डुअल सिटीजनशिप किसी को भी नहीं दे रखा है। अब यहाँ तीन वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग समझना चाहिए। पहला है माइग्रेंट। माइग्रेंट क्या होते हैं? जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं उनको हम बोलते हैं माइग्रेंट्स। फॉर एग्जांपल इंडियंस जाते हैं यूएसए में, यूके में, तो ये बन जाते हैं वहाँ पे एज अ माइग्रेंट वहाँ पे गए हैं। ये जो माइग्रेंट्स होते हैं ना, ये लीगल वे में जाते हैं, इनका वीज़ा होता है, देन वहाँ पे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, देन उनको सिटीजनशिप मिलती है। तो सिमिलरली दे गो इन अ लीगलाइज्ड मैनर। अगर वो लीगल वे में नहीं जा रहे हैं तो उनको बोलते हैं इलीगल माइग्रेंट्स, इनका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। और इलीगल माइग्रेशन इन अ कंट्री, सोवरेन कंट्री, इज़ अ क्राइम। थर्ड वर्ड आता है रिफ्यूजी। रिफ्यूजी क्या होते हैं कि सपोज आपकी कंट्री में बहुत वायलेंस हो रहा है, रहने की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो यू आर फोर्स्ड टू फ्ली, सो दोज आर कॉल्ड रिफ्यूजीज। जैसे अभी सीरिया इराक में वॉर चल रहा था, तो बहुत सारे लोग वहाँ से मूव आउट होके चले गए यूरोप में, तो वो वहाँ पे एज अ रिफ्यूजी रह रहे हैं। सो दे आर फोर्स्ड टू मूव आउट बट दे आर नॉट लिविंग लीगली, ये छुप के नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। सो ये डिफरेंस होता है माइग्रेंट्स में, इलीगल माइग्रेंट्स में और रिफ्यूजीज में। देन दिस इज़ अबाउट, जैसे तमिल के भी लोग हैं, ये लोग यहाँ पे लीगली रह रहे हैं यहाँ पे, बट दे आर रिफ्यूजीज। सो दिस इज रिफ्यूजीज, इलीगल माइग्रेंट एंड माइग्रेंट्स। नाउ दिस इज अबाउट चैलेंजर्स चैलेंज। ये बात कर रहे हैं अपन यूएस इलेक्शन का। 2020 टू 2024 यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं। अभी चल रहा है प्राइमरीज। प्राइमरीज मतलब वहाँ मेजॉरिटी दो पार्टी हैं, एक है डेमोक्रेट्स और दूसरे हैं रिपब्लिकन। तो रिपब्लिकन के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे। डेमोक्रेट जो पार्टी है ना, इसमें प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाने के लिए, चूज करने के लिए भी इलेक्शंस होते हैं, तो उनको बोलते हैं प्राइमरीज। यहाँ कुछ लीडिंग नेम है, जैसे बर्नी सैंडर्स हैं, जो बिडेन है, ब्लूमबर्ग है, ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हो सकते हैं। ये तीनों ही बिलोंग करते हैं डेमोक्रेट से। इनमें से जो जीतेगा उसको डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रेसिडेंशियलशिप मिल जाएगा। रिपब्लिकन से आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। यूएसए में 50 स्टेट्स हैं। कल मैंने पूछा था ना कि जो दी लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं मालदीव्स में। सी, दी ना कभी भी कंट्री के नाम के सामने नहीं लगता है, बिकॉज ये एक नाउन है, इसमें हम दी नहीं बोलेंगे, दी इंडिया नहीं बोलेंगे। बट ये जो कंट्रीज़ है ना, जैसे यूएसए, यूके, मालदीव्स, दे आर ग्रुप्स, और इन्होंने एक अग्रीमेंट के साथ एक साथ आए हैं। जैसे यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, ये 50 स्टेट्स ने आपस में अग्रीमेंट किया और देन उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स बनाए अमेरिका का। सो दैट इज़ वाई वी हम इसे दी बोलते हैं। जैसे यूके में भी 4 हैं, वेल्स है, देन स्कॉटलैंड है, देन और क्या है, 2 आयरलैंड है, एंड देन दिस इंग्लैंड है। ये 4 मिलके यूनाइटेड किंगडम बना रहे हैं। सो दैट इज़ वाई इसमें द यूके बोलते हैं अपन। नाउ दिस इज़ चैलेंजर्स चैलेंज। ये 2020-24 में है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा कि नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट कौन होने वाला है। देन दिस इज़ डेटा लोकलाइजेशन। दिस इज़ एन एक्सेलेंट आर्टिकल। अभी गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई थी, बिल आया था, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, पीडीपी बिल 2019। आपका डेटा मीन्स क्या होता है? मीन्स आपका नेम, आपकी आइडेंटिटी, आपका एज, आपका वर्क, आपकी चॉइसेस, आपके प्रेफरेंसेस, आपके मैसेजेस, आपके कॉल्स, ये सब आपका पर्सनल डेटा है। और ये पर्सनल डेटा आप यूज़ कर रहे हो कहाँ पे? व्हाट्सएप में, फेसबुक में, गूगल ईमेल्स अकाउंट में। तो ये जो डेटा होता है, इनका सर्वर कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, और जहाँ भी स्टोर हुआ है, अगर उस सर्वर से ये डेटा हैक हो गया, देन सो डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है। अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये बिल गया है और इसका पब्लिक कंसल्टेशन इसने डिमांड किया है। मतलब पब्लिक भी अपना आइडियाज़ दो कि इसको क्या चेंजेस होने चाहिए, इसमें क्या मॉडिफिकेशन होने चाहिए, क्या नया प्रोविज़न आना चाहिए। सो दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक कंसल्टेशन। अब जो भी आपका डेटा है उसमें केवल और केवल आपका हक है, वो इंडिविजुअल कंट्रोल होना चाहिए। इसका कलेक्शन कैसे हो रहा है, मींस कंपनीज आपसे आपका कौन सा डेटा मांग रही हैं, स्टोर्ड है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, और वो किस तरीके में यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल, आपने अमेज़ॉन से कुछ परचेज़ करने के लिए अपना आईडी कार्ड दे दिया, बट वो आईडी कार्ड फिर अमेज़ॉन ने सेल कर दिया किसी ट्रैवल एजेंट को, या फिर किसी पॉलिसी एजेंट को सेंड कर दिया, और फिर वो आपको कॉल्स आने लग गए स्पैम की, आप ये पॉलिसी ले लो, ये बैंकिंग फैसिलिटी ले लो। सो दिस इज़ द फिड्यूशरी रिलेशन नहीं रहता है, ये मिसयूज़ हो रहा है आपके डेटा का। देन लॉज जो होते हैं ना, वो इनएडिक्वेट होते हैं, सफिशिएंट नहीं है, और इम्प्रॉपरली इम्पोज्ड है, इम्पोजिशन भी उनका करेक्ट नहीं है। सो इसमें अब जो डेटा आया है ना, इसमें ऐसे कुछ जो एरियाज़ हैं उसको इन्होंने टच करने का कोशिश किया है। क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है
स्टेट्स को इसमें एक्सेप्शन दिया है, मींस ये जो डेटा होगा उससे ये प्राइवेट कंपनीज को तो बाहर करेंगे, बट जो स्टेट है मतलब कंट्री है, गवर्नमेंट है, उसको एक्सेप्शन दे दिया, और इससे सर्वेलांसेस का भी डाउट आ रहा है। सेकंड, जो डेटा लोकलाइजेशन होता है ना, रिस्ट्रिक्शन ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र ऑफ डेटा, मतलब डेटा आपका लोकल स्टोर होगा, यूएसए या यूरोप में सर्वर में नहीं होगा, डेटा स्टोरेज सेंटर होने चाहिए विद इन द कंट्रीज बॉर्डर। सो पीडीपी बिल जो है ये इनेबल करता है ट्रांसफ़र ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया, बट सेंसिटिव डेटा जो होगा वो मिरर होगा इन द कंट्री। मींस जो सेंसिटिव डेटा, मिरर मतलब यहाँ पे भी एक कॉपी है और एक कॉपी फॉरेन में भी है सेंसिटिव डेटा की, सो दैट इज़ कॉल्ड मिरर। ये पीडीपी बिल में इन्होंने कुछ डाइल्यूशन ले आए हैं। जब ये डेटा बिल पहले आया था ना तो इसमें प्रोविजंस नहीं थे। सिमिलरली डेटा प्रोसेसिंग, कलेक्टिंग एंटिटीज़, इसको भी इन्होंने बाहर कर रखा है इस डेटा को इंडिया से बाहर ले जाने के लिए। देन यहाँ पे बात हुआ है कि जो जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी थी, इन्होंने जो बिल प्रेजेंट किया था इनकी कमेटी के द्वारा, वो था बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे उसमें, बट जो अब बिल आया है वो काफ़ी डाइल्यूट हो गया है, उसका नेचर चेंज हो रहा है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टासामी केस में कहा था कि जो इंटरफेरेंस होता है इन फंडामेंटल राइट्स ऑफ प्राइवेसी, ये परमिसिबल है अगर ये नेसेसरी या प्रोपोर्शनेट वे में हो। मींस गवर्नमेंट को लग रहा है ऐसा कुछ सिक्योरिटी थ्रेट आ रहा है जिसमें उसको आपके पर्सनल डेटा को निकालना पड़ेगा, तो देन इट इज़ परमिसिबल। हियर वी टॉक अबाउट लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन से क्या फ़ायदे होंगे कि आपका डेटा इंडिया में ही स्टोर हो, बाहर नहीं जाए, फेसबुक के हेडक्वार्टर्स में नहीं जाए। सो लोकलाइजेशन से बेनिफिट्स ये होंगे, पहला सोवरेनिटी एंड गवर्नमेंट फंक्शन, मतलब डेटा जहाँ ओरिजिन हो रहा है, इंडियन डेटा है तो वो इंडिया में ही रहना चाहिए, सोवरेन है हमारा कंट्री। सेकेंड इज़ अबाउट एनफोर्समेंट ऑफ इंडियन लॉज एंड स्टेट फंक्शन। कई बार हमको कोई चेंजेस करने पड़ते हैं तो हम उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं फेसबुक हेडक्वार्टर्स एंड ऑल को, तो इंडियन लॉज भी उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं अपन। अगर डेटा इंडिया में रहेगा तो इंडियन लॉज का वहाँ पे एनफोर्समेंट हो जाएगा। थर्ड होगा इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर डेटा लोकलाइजेशन से हम सेंटर्स बना रहे हैं तो इमेजिन कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कंट्रीब्यूशन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, बिकॉज एआई और मशीन लर्निंग का जो फ्यूल है ना, इसका जो फ्यूल है वो है डेटा। ये एआई मशीन लर्निंग डेटा पे ही चलती है, इसको जितना ज़्यादा डेटा मिलेगा ना ये उतना ही एडवांस होती जाएगी, लर्निंग इनकी एडवांस्ड हो जाएगी। देन फोर्थ इज़ अबाउट सिविल लिबर्टीज़ एंड लोकल रेमेडीज़। नाउ 2018 में, अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देखते हैं। 2018 में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इसने एक रिपोर्ट दिया। ये बोलते हैं कि जो ये डेटा लोकलाइजेशन है ना, ये बहुत ओवररेटेड है, इसमें काफ़ी फैलेसीज हैं इस कॉन्सेप्ट में। सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता है, टेक्निकल मेजर्स, स्किल्स, साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं टू सिक्योर अ डेटा। ये ज़रूरी नहीं कि आपका डेटा अगर इंडिया में है तो वो सिक्योर हो गया, बिकॉज इंटरनेट में कोई फिजिकल बैरियर तो होता नहीं है। आप चाहे यूएस से डेटा लो या इंडिया के डेटा सेंटर से लो, इट्स ऑल सेम। इंटरनेट स्पीड इज़ वेरी हाई, सो ये हम लोकेशन इंडिपेंडेंट होता है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टेक्निकल मेजर्स क्या है, स्किल लेवल क्या है, और साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कितने फॉलो किए हैं। तो हम ओवरली एंथुजियास्टिक हो रहे हैं डेटा लोकलाइजेशन से, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं इन साइबर सिक्योरिटी। सेकेंड, एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस में ये हो सकता है कि हम ज्यूरिसडिक्शन ट्रांसफ़र कर सकें। हम कंट्रीज़ में अग्रीमेंट बनाएं, लाइक यूरोप में डेटा सेंटर है तो अपन ईयू और इंडिया के बायलैटरल अग्रीमेंट्स हो जाएं कि हमें कुछ रिक्वेस्ट है तो वो यूरोप हमें वो प्रोवाइड करेगा, और नीड, पर्पज़, प्रैक्टिकलिटी हम फुलफ़िल करें। एट द सेम टाइम हमें ज़रूरत है कि हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे इकोसिस्टम को इम्प्रूव करें, म्यूचुअल डेटा शेयरिंग पॉलिसीज़ लाएं, रिफॉर्म करें सर्विलांस के लॉज को। इसी से जो डिजिटल हमारा वर्ड आ रहा है वो ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर हो सकता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, अवेयरनेस होनी चाहिए, म्यूचुअल डेटा शेयरिंग पॉलिसीज़ होनी चाहिए, कोई भी इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकता है, रिफॉर्म सर्विलांस laws. So this gives a very good insight on this data localization. Then यहाँ बात किया है the unaccessible keywords for the judiciary. जुडिशरी जो इंडिया में होती है ना वो बहुत रेस्पेक्टेड और रेप्यूटेटेड होती है। हमारे इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है, मतलब लेजिस्लेशन मतलब कानून बनाना, ये बनाएगी आपकी पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार, वो उस कानून का पालन करेगी, और जुडिशरी ये देखेगी कि वो कानून विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो ये जो तीनों विंग्स है ना, ये इंडिपेंडेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर है।
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज एसेंशियल। जैसे एक एनजेएसी एक्ट आया था ना, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो जुडिशरी ने उसको अल्ट्रा वायर डिक्लेयर कर दिया, मतलब दिस इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज जुडिशरी इससे कॉम्प्रोमाइज हो रही है उसकी इंडिपेंडेंस। 1981 में एक जजमेंट था, यहाँ बहुत अच्छा लाइन लिखा है, जजेस शुड बी स्टर्न, स्टफ एंड टफ फायर, unbending before power, economic or political, and they must hold the core principle of the rule of law, which says, be you ever so high, the law is above you. तो जजेस को रूल ऑफ लॉ को विदल्ट अपहोल्ड करना बहुत ज़रूरी है। रूल ऑफ लॉ इज़ सुप्रीम, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सेफगार्ड करना चाहिए। देन इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट होता है, ये पब्लिक लाइफ रहती है इनकी, हर चीज़ इनको स्क्रूटिनी होती है। द स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट इज़ हायर देन दैट एक्सपेक्टेड ऑफ अ लेमैन। ऑर्डिनरी पीपल कैन फेल, पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जजेस जो हैं, वो उनका कंडक्ट एग्जाम्पलरी होना चाहिए, दे शुड नॉट फॉल। जज कैन ill afford to seek shelter from the fallen standards in society। सोसाइटी में आप देखो कई बार आप अनअकाउंटेबल, आप केयरलेस स्टेटमेंट पास कर सकते हैं, बट अगर आप किसी पब्लिक पोस्ट पे हैं, से इफ़ यू हैव क्वालिफाइड लाइक यू आर इन एट अ गवर्नमेंट पोस्ट, देन आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल रहेंगे और आपका जो बिहेवियर है उसको बाकी लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यू शुड बी अ बीकन ऑफ लाइट। So that is what it is written. The judges of higher echelon therefore should not be mere men of clay with all the frailties and foibles, human failings and weak character which may be found in those in other walks of life. They should be men of fighting faith with tough fiber, not susceptible to any pressure, economic, political or any sort। ये सारी चीज़ें पब्लिक सर्वेंट्स पे भी लगती है, उनको भी ऐसा कंडक्ट करना उनसे एक्सपेक्टेड होता है ये। सो दिस इज पेज नंबर 10। ये बात है यूएस स्ट्रैटेजी ओनली मेंट टू आइसोलेट चाइना। यूएस बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है वो पास्ट सम टाइम इन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक मतलब ये इंडियन ओशन है, ये इंडियन ओशन है, फिर यहाँ पे आपका इंडोनेशिया वगैरह आ जाते हैं और यहाँ पे पैसिफिक ओशन स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज़ इंडियन ओशन और ये पैसिफिक ओशन, एशियान के बाद। सो इंडो पैसिफिक में यूएस का बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। क्यों? चाइना का राइज, काउंटरिंग चाइनाज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उससे यूएस का जो मोनोपोली है, यूनिपोलर वर्ल्ड है, वो चेंज होता जा रहा है, सुपर पावर को चैलेंज हो रहा है। 2017 में ये रिपोर्ट रिलीज हुई थी। सी चाइना क्या कर रहा है, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइना के फॉरेक्स रिजर्व देखो, दे आर वेरी हाई। देन बीआरआई में चाइना क्या कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में ये एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, अपने ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहा है। बेल्ट है लैंड में, रोड है सी में, ये एक रूट्स हैं, एंशियंट ट्रेड रूट्स होते थे, इनको रिवाइव कर रहा है चाइना। क्यों कर रहा है? ताकि उसे मार्केट एक्सेस मिल सके, इंफ्रास्ट्रक्चर कर सके और उसके पास जो सरप्लस पैसा है ना उसको वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके। तो यूएसए क्या चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान ये तीनों मिलके कुछ ऐसा क्वाड बना ले, यूएसए भी होगा उसमें, और इससे हम चाइना को काउंटर कर सकें। इसमें एक टर्म मिलिट्री रोल भी है, अनआइडेंटिफाइड है, ये डिफाइन नहीं है। ये जो पूरी पॉलिसी है ना, ये बहुत एम्बिगुअस वर्ड्स इसमें यूज़ किए हैं। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि इंडिया को स्टडी करना चाहिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी इंस्टेड ऑफ जंपिंग इनटू इट ईगरली। जल्दबाजी से कुछ नहीं होता है, आपको पहले इसे स्टडी करें, देन यू शुड मूव फॉरवर्ड। यहाँ अगेन बात किया है गन्स, गैस एंड टेक्नोलॉजी। सी हमने लेमोआ साइन किया, कॉमकासा, देन मेजर डिफेंस पार्टनर बने, यूएसए के स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन 1 स्टेटस में हम आते हैं। अभी यूएसए से हमारा ट्रेड $142 बिलियन हो गया है, जो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है इन पास्ट 1 डेकेड। एलएनजी परचेज़ कर रहे हैं अपन, एयरक्राफ्ट परचेज़ हो रहा है, एफडीआई का इन्फ्लो हो रहा है इंडिया में। एक बात और यहाँ पे नोट करने वाली बात है, जैसे हम ये $2 बिलियन का परचेज़ कर रहे हैं, $3 बिलियन का डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड ऑल, इज़ इट नेसेसरी? अच्छा, यहाँ पे ये बात है कि 2+2 डायलॉग्स जो होते हैं, लाइक इंडिया का डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर, यूएसए के इक्विवेलेंट, इनमें भी बहुत प्रोग्रेस हुआ है इनके डायलॉग्स में। कोऑपरेशन ज़्यादा हो रहा है, कोऑर्डिनेशन ज़्यादा हो रहा है, पार्टनरशिप इन टेक्नोलॉजी है। यूएसए और इंडिया दोनों डेमोक्रेसी है, शेयर्ड वैल्यू सिस्टम है और वास्ट सिनर्जीज है। सो इधर ऑथर बात कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स होने वाले हैं इंडो यूएस रिलेशनशिप के। देन दिस इज़ अबाउट पेज नंबर 12। ये पेज नंबर 13 है। ट्रम्प एंड मेलानिया मार्वल एट मॉन्यूमेंट ऑफ लव। दिस इज़ अबाउट ताजमहल। लेट अस क्विकली नो अबाउट ताजमहल।
ताजमहल आइवरी वाइट मार्बल मैसोलियम है, आइवरी मतलब संगमरमर का है, वाइट मार्बल आइवरी कलर है सॉरी, और मार्बल मतलब संगमरमर, मैसोलियम है, मैसोलियम मतलब बरियल चैम्बर। ये साउथ बैंक ऑफ यमुना में है, 1632 में ये कमीशन हुआ था, मुगल्स ने इसे स्टार्ट किया था, शाहजहां ने। ये एक टूम्ब है, वाइफ मुमताज के लिए बनाया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, मुगल आर्किटेक्चर का ये एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल है, ये न्यू सेवन वंडर्स में भी इंक्लूडेड है। अब मुगल आर्किटेक्चर का मीनिंग क्या होता है? मुगल आर्किटेक्चर का सबसे प्रोमिनेंट फीचर है ना वो है सिमेट्री। आप ताजमहल में देखो आपको इतना ब्यूटीफुल सिमेट्री मिलेगा, ऐसे मतलब सब ऑर्डर है, कुछ भी रैंडम नहीं दिखता है वहाँ पे, सिमेट्री इज देयर। ऑर्नामेंटेशन वर्क हुआ है वहाँ पे, पचिनकारी है, पचिनकारी मतलब पित्रा दुआ, मतलब जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं उनको एनग्रेव कर देते हैं इन वॉल्स। देन चार बाग स्टाइल है, ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, लाइक आप हुमायूंस टूम भी देखो दिल्ली में, वहाँ पे भी ऐसे चार बाग बना देते हैं और बीच में आपका स्ट्रक्चर होता है। गार्डन्स है, कैलीग्राफी होती है। देन मार्बल एंड सैंडस्टोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये मार्बल सैंडस्टोन रेड कलर का होता है ये। छतरीज हैं, वाटर टैंक्स हैं, अनियन टाइप के डोम्स हैं, मिनारेट्स हैं। सो दीज आर ऑल द मुगल आर्किटेक्चर, फीचर्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। नाउ यहाँ जो हम बात कर रहे थे ना, $3 बिलियन का अभी हम इंडिया यूएसए का डिफेंस डील साइन हो रहा है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है $3 बिलियन, और इंडिया को अगर देखें हमारे इकोनॉमिक कंडीशन अभी जो चल रही है उसके हिसाब से क्या ये नेसेसरी है हम इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें डिफेंस में अभी इंडिया डिफेंस में? और एक और बात है, जो हम डिफेंस में जितना भी पैसा जा रहा है ना, ये 76% मनी तो पेंशन और सैलरी में ही चला जाता है, तो इससे जो हमें अपग्रेडेशन चाहिए अपने इक्विपमेंट्स का, वो काफ़ी सफ़र कर रहा है। दिस हैज़ बीन मेंशन इन अ रिपोर्ट। सो एनीवे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, रोमियो 6 AH-64E अपाची अटैक हेलीकॉप्टर है। पाइपलाइंस हैं एयर डिफेंस सिस्टम में, ये पाइपलाइन मतलब इन फ्यूचर ये प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, इट इज़ इन पाइपलाइन। एयर डिफेंस सिस्टम ये जो वॉशिंगटन में है वो इंडिया को स्टेट ऑफ द आर्ट सप्लाई करेगा। MK-45 127 mm नेवल गन्स है। P&I पोसाइडन पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, इसका भी हम परचेज हो सकता है। वी नीड टू वॉक अ फाइन बैलेंस, बिकॉज ये जो कॉस्ट होती है ना, ये कॉस्ट तो अनलिमिटेड है, आप कितने भी एक्सपेंसिव वेपन्स लेते जाओ देयर इज स्काई इज़ द लिमिट, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम ऐसा परचेजेस करें कि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और नेसेसरी भी होने चाहिए वो। देन दिस इज़ अबाउट एनर्जी टू डोमिनेट इंडिया यूएस रिलेशन से एक्सपर्ट। नाउ एनर्जी में भी इंडिया में और यूएसए में देखें ना तो ऑयल इंपोर्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, 4-fold इंक्रीज़ हुआ है। पहले हम यूएसए से ऑयल नहीं लेते थे कपल ऑफ ईयर्स बैक, अभी हम बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं यूएसए से। अभी एलएनजी का भी डील हुआ है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया है ऑयल का। दैट इज़ वाई हमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है। ये ऑयल, हमारा सारा पैसा तो ऑयल ही खा जाता है, थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है हम ऑयल के। देन दिस इज़ पेज नंबर 13। ये मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं महाथिर मोहम्मद, इन्होंने रिज़ाइन किया है। ये कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे थे, तो इनके रेजिग्नेशन से वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई है। तो स्नैप पोल इज़ पॉसिबल। स्नैप पोल क्या होता है? इलेक्शंस कॉल्ड अर्लियर देन शेड्यूल, जब इलेक्शंस होने हैं उसके पहले ही उसको हम करवा दें तो उसको हम बोलते हैं स्नैप पोल। देन दिस इज़ पेज नंबर 14, ये पेज नंबर 15 है। कोविड-19 स्कैर ड्रैग्स इक्विटीज़, इक्विटीज़ मतलब शेयर मार्केट्स। फियर फैक्टर है यहाँ पे, बियर मतलब बियर, फियर, बियर मतलब फियर, बियर नीचे गिराता है, बुल दौड़ लगाता है मतलब सेंसेक्स ऊपर जा रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर, बुल इज रनिंग मतलब सेंसेक्स इज गोइंग अप, बियर इज फियर मतलब इट इज ड्रैगिंग डाउन। नाउ दिस इज ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, बिकॉज वुहान में बहुत सारी फैक्ट्रीज क्लोज हो गई थी। सेंटिमेंट्स डाउन है, बहुत सारा जो शेयर मार्केट है ना वो सेंटिमेंट्स में चलता है, सेंटिमेंट्स एंड स्पेक्यूलेशंस पे। शक्तिकांता दास साहब यहाँ पे बोल रहे हैं बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी आ गई है बट दे आर स्टिल फ्रेजाइल। अभी पास सम टाइम इंडिया में बैंकिंग डिस्ट्रेस था, इससे हम स्लोली ओवरकम हो रहे हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड था, इसने जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ना उसको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिला है। इससे हेल्प हुआ है, रिजोल्यूशन एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हुई है आईबीसी का, देन आईबीसी की हेल्प से। बट स्टिल जो चैलेंजेस है ना, वो चैलेंजेस क्या है? टेलीकॉम सेक्टर वूज, टेलीकॉम सेक्टर अभी इज़ नॉट डूइंग वेल, ओवरहैंग है अभी भी एनपीए का, डिमांड इज़ लेस, रूरल डिमांड तो आ ही नहीं रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज़ सबड्यूड। सो अभी भी ये जो ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी है, ये फ्रेजाइल है। देन दिस इज़
मुकेश अंबानी एंड सत्य नाडेला ये फ्यूचर डिकोडेड सीईओ समिट में ये बात कर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि इंडिया रिसेंटली अभी 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बन गया था, अब इंडिया में पोटेंशियल है कि नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में हम 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। ग्रोथ जो आ रही है वो डिजिटल सोसाइटी में आ रही है। सीईओ समिट में फ्यूचर डिकोडेड स्ट्रेस जो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए इंक्लूसिविटी, हमको सबको इंक्लूड करके चलना है, एक्सक्लूसिविटी नहीं होना चाहिए। देन दिस इज़ द कोकोनट वाटर, दिस इज़ द शेयर नेट ट्रैप। हमें ये बड़ा हैबिट हो गया है आजकल लोगों को, दिस शेयर शेयर शेयर, दिस इज शेयर नेट नेट, उस पर आर्टिकल है। देन दिस इज स्पोर्ट्स, दिस इज अबाउट फेड कप। कल हमने देखा था डेविस कप, डेविस कप था मेन के लिए और उसी का इक्विवेलेंट है फेड कप, दिस इज फॉर विमेन। 1963 से ये स्टार्ट हुआ था, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इसको करवाती है। इंटरनेशनल टीम स्पोर्ट्स है, कंट्रीज़ की टीम्स आती है, 99 टीम्स ऑफ 99 कंट्रीज़, 8 वर्ल्ड ग्रुप्स होते हैं। फ्रांस अभी इसका रीनिंग चैम्पियन है एंड परहैप्स यूएसए ने सबसे ज़्यादा इसे जीता है। सो दिस इज़ अबाउट फेड कप, ये है। So this is today's newspaper complete. Then this is about Fed Cup. This is 5th biggest economy से 3rd हो सकता है इंडिया। बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी आ गई है बट वो अभी फ्रेजाइल है। कोविड-19 स्केयर्स ड्रैग्स इक्विटीज, महातिर मलेशिया के पीएम रिजाइन किए हैं। एनर्जी टू डोमिनेट इंडिया यूएसए रिलेशंस, इंडिया यूएसए डिफेंस डील्स हैं, ये 2 हैं। एयर डिफेंस सिस्टम MK-45 P&I पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ये पाइपलाइन में है। और हेलीकॉप्टर और अपाची एंड मल्टी रोल, दिस इज़ फॉर नेवी, ये दोनों अभी हम परचेज कर रहे हैं। $3 बिलियन का डील है ये। देन दिस इज़ वाह ताज, ये मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। नो दीज फीचर्स, इन फीचर्स के बारे में यू शुड नो। देन दिस इज़ अबाउट गन्स गैस एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज़ अबाउट यूएस स्ट्रैटेजी ओनली मेंट टू आइसोलेट चाइना। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं इन पब्लिक सर्वेंट्स, उनके बिहेवियर, उनके कंडक्ट में। कीवर्ड्स फॉर द जुडिशरी। देन दिस इज़ अबाउट यूज़र प्राइवेसी, डेटा लोकलाइजेशन, चैलेंजर्स चैलेंज, ये यूएसए इलेक्शंस के बारे में था। डुअल सिटीजनशिप तमिलियंस को श्रीलंका के, एग्जीबिशन टैगोज वॉइस रिकॉर्डिंग, टेस्टिंग मेथड्स कोविड-9, इनकम स्कीम टू कवर फ्यूअर फार्मर्स, इसमें किसान सम्मान निधि की बात किए हैं हम। देन महादई प्रोजेक्ट है, मांडोवी महादई रिवर। देन दिस इज़ अबाउट बैरिकेड, हम्पी में ASI इंस्टॉल कर रहा है। टूरिस्ट बिहेवियर को हमें ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत है। वाटर वूज ग्रिप लातूर, लातूर में हमेशा इतना ड्राई क्यों हो जाता है, वी गॉट टू नो अबाउट दिस। सेंट्रल विस्टा रिवैम्प, बैक टू स्कूल एंड डोनाल्ड ट्रम्प विजिट टू इंडिया। सो दिस इज़ टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।